प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं रुधिर पर, ब्लड पर कि ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या है, रक्त क्या है। तो हम सभी जानते हैं जितना भी हमारा परिवहन होता है, हमारे शरीर का जितना भी सर्कुलेशन होता है, चाहे वो हम भोज्य पदार्थ खाएं, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितना भी सर्कुलेशन होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है। तो इसलिए हमें ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड का मतलब होता है रुधिर, इसको हम रक्त भी कहते हैं। और ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या है। तो हम बता रहे हैं, देखिए ब्लड क्या है। ब्लड तरल होता है। ब्लड कैसा होता है? तरल होता है, मतलब ब्लड लिक्विड होता है। ब्लड जो है वो बहता है। तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कहने का मतलब ब्लड कैसा होता है? तरल होता है, लिक्विड होता है। ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिंग टिश्यूज है। ये जो है ऊतकों को जोड़ता है, मतलब समस्त शरीर की कोशिकाओं तक ये अपना संबंध, रिलेशन बनाता है, उनको कनेक्ट करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक बोला जाता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड तरल होता है, ये तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कहने का मतलब ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यूज है। उसके बाद जो ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.3 से 7.4। तो जो ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त का पीएच मान वो 7.3 से 7.4 होता है। मैं आपको बता दूं कि पीएच क्या होता है। पीएच जो है किसी भी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता मापने का एक पैमाना होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी उदासीन है। तो जिन वस्तुओं का पीएच मान जो है 7 होता है वो उदासीन होती हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होती हैं, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.3 से 7.4 होता है। इसका मतलब जो ब्लड होता है वो क्षारीय है, और क्षारीय वस्तु का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है। आपने कभी ब्लड आपके निकला होगा कहीं भी, हाँ, उंगली वगैरह में, तो आपने ब्लड को थोड़ा सा टेस्ट किया होगा, तो आपको लगा होगा कि ब्लड जो है वो थोड़ा नमकीन लगता है। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि ब्लड का स्वाद कैसा होता है। ब्लड नमकीन होता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा श्यान होता है। श्यान का मतलब आप समझ सकते हैं, श्यान। ब्लड कैसा होता है? उसका कलर जो होता है वो रेड होता है, श्याम होता है, और ब्लड नमकीन होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। और अब इसके बारे में और चीजें हम जान लें कि ब्लड जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ब्लड कितना पाया जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और इसको वजन के हिसाब से देखें तो ये किसी भी व्यक्ति के वजन का 7 से 8% होता है। कहने का मतलब 7 से 8% जो है उस व्यक्ति का ब्लड रहेगा। यदि कोई 1 कुंटल का मतलब 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसके शरीर में जो है ब्लड की मात्रा वो 7 से 8 लीटर के बीच में पाई जाएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ब्लड क्या है और ब्लड की विशेषता क्या है, ब्लड का स्वाद कैसे होता है, ब्लड का पीएच मान क्या है, और ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य में कितना पाया जाता है, और वजन के हिसाब से भी ब्लड कितना पाया जाता है। तो वो सारी चीजें आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जनरली हम लोग देखते हैं तो ब्लड क्या होता है? ब्लड देखते हैं लाल लाल रहता है, लेकिन उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं वो पता चलेगी। तो ब्लड जो है, ब्लड में रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। रुधिर कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। सेल्स माने कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपने चाय आपने पानी रखा पतीले में और उसमें चाय की पत्ती डाली,
तो जो पानी होता है वो पानी क्या है, वो तरल है, और उसमें चाय की पत्ती क्या होती है, वो उसमें घूमती रहती है, मतलब तैरती रहती है। तो जो तैरने वाला हिस्सा होता है, जो कणिकाएं उसमें तैरती रहती हैं, वही है रुधिर कोशिकाएं। और रुधिर कोशिकाएं कितनी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोला जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। तो इस तरीके से रुधिर कणिकाएं कितनी होती है, 3 रुधिर कणिकाएं ब्लड में पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि चाय पत्ती में जो तैरने वाला चीजें होती है, जो कण उसमें तैरते रहते हैं जल में, वो तो ये कणिकाएं हो गई। और उसमें जो तरल पदार्थ होता है, ब्लड का जो तरल माध्यम होता है, ठीक है, जिसमें कि ये ब्लड सेल्स तैरते हैं, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा में जो है जितना हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे हमने भोज्य पदार्थ खाया, वो छोटी आंत में पचा, उसके बाद उसका कंजप्शन हुआ, वो ब्लड में गया, तो ब्लड के किस हिस्से में वो खाद्य पदार्थ घुलता है, तो वो प्लाज्मा में जाके घुल जाता है। तो जितने भी पोषक पदार्थ हम लोग खाते पीते हैं, जितना भी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जितना उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, जितनी एंटीबॉडीज होती हैं, जितने प्रोटीन्स, विटामिन, अमीनो अम्ल, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, वो प्लाज्मा में ही घुली रहती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है। तो प्रोटीन कहाँ पे घुला रहता है, प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में घुला रहता है। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स। हमारे शरीर के विभिन्न ऐसे अंग हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन्स जो है एक विशेष अंग तक पहुंचना जरूरी होता है। तो उस हार्मोन्स को पहुंचाने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। लेकिन वो घुलता किसमें है, ब्लड के जो एक पार्ट होता है तरल वाला, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में हार्मोन्स घुले रहते हैं, और इसी प्लाज्मा के जरिए जो है विशेष अंग तक वो हार्मोन्स पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, जितनी भी शुगर वाली चीजें, मतलब ऊर्जा, जैसे भोजन हम लोग खाते हैं तो वो पचता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ग्लूकोज जो है किसमें घुल जाता है, प्लाज्मा में घुल जाता है। और प्लाज्मा जो है समस्त कोशिकाओं तक, शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ग्लूकोज को पहुंचा देता है। ग्लूकोज वहां पे कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके तब वहां पे वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और अमोनिया बनता है। तो वसीय अम्ल जितने होते हैं, अमीनो एसिड या वसीय अम्ल होते हैं, वो प्लाज्मा में घुले रहते हैं। खनिज लवण जितने होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह, जितने भी खनिज लवण, जल, जैसे जल भी प्लाज्मा में ही घुला रहता है। तो ये चीजें इसमें घुली रहती हैं। एंटीबॉडीज, जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज वो होती हैं जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करती हैं, मतलब वो हमारे शरीर की बॉडीगार्ड होती है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में घुली रहती हैं। उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ, जैसे ग्लूकोज शरीर में ब्लड के थ्रू गया कोशिकाओं में, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उसने वहां से ऊर्जा प्राप्त हुई। लेकिन वहां पे जब ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ संयोग करके जला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और उसके बाद अमोनिया बनता है NH3, वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। तो वो उत्सर्जी पदार्थ भी प्लाज्मा में घुले रहते हैं, और यही प्लाज्मा जो है वहां से कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थों को लाकर किडनी में छान देता है। तो इतनी चीजें आप इसमें समझिए। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि डिटेल में बात करेंगे कि रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या हैं, और प्लाज्मा क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के कार्य क्या होते हैं, आरबीसी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं आप इसको कह सकते हैं। इसको आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलिए, या रेड ब्लड सेल्स बोलिए, या आप इसको यूरोथ्राइट्स भी बोल सकते हैं। कभी आपने ब्लड टेस्ट यदि करवाया हो तो वहां पे आपको आरबीसी या यूरोथ्राइट्स लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ जाएं कि ये जो यूरोथ्राइट्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये आरबीसी ही है, ठीक है। तो आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को या रेड ब्लड सेल्स को या लाल रक्त कणिकाओं को यूरोथ्राइट्स भी बोला जाता है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि यूरोथ्राइट्स जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो किसमें पाई जाती हैं, मतलब किन 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 जंतुओं के या किन किन जीवों के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो वो कशेरुकी जंतुओं में, मतलब जो जंतु कशेरुकी होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जो जंतु होते हैं, उनके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। मतलब उनका ब्लड जो है आरबीसी पाए जाने के कारण उनका ब्लड जो होगा वो लाल होगा। तो जिन जिन का ब्लड जो है वो लाल होता है, समझ जाइएगा कि उनके ब्लड में आरबीसी पर्याप्त मात्रा में है। तो आरबीसी के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। अब उसमें जो होता है आरबीसी की कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। तो मैं बता दूं, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, वो गोल गोल होता है। तो इसकी आरबीसी के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और उन कोशिका द्रव्य में जो है हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक यौगिक पाया जाता है। अब मैं बता दूं कि आपको कि आरबीसी लाल क्यों होता है। तो आरबीसी जो है इसलिए लाल होता है क्योंकि इसमें हीम नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो अगर कोई पूछे कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं हीम नामक एक उसमें पिगमेंट वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। और ये आरबीसी की कोशिका द्रव्य में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो जाता है कहाँ, फेफड़े में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक है। फेफड़े में जो है वो ब्लड भरा रहता है। तो क्या होता है कि ब्लड में ही तो, आरबीसी में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जाके संयोग कर लेता है। तो वहां पे क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में समाहित कर लेता है। उसके बाद ये जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड में तो पाया जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है ऊतक कोशिकाओं में, और जहां पे इसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है वहां पे ये पुनः जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है। कहने का मतलब जो ऑक्सीजन जो है इसमें समाहित थी वो क्या हो गई, अलग हो गई, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। तो इस तरीके से कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो आप ये जान गए कि ऑक्सीजन की प्राप्ति कोशिकाओं को किस तरीके से होती है। तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाला होता है, मतलब ऑक्सीजन का वाहक जो है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आरबीसी है उसी में पाया जाता है। तो आरबीसी ही जो है हीमोग्लोबिन को ये आदेश देती है या हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें, जिससे कि समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। अब ये ही जो आरबीसी होता है, आरबीसी जो है पुरुषों में कितनी मात्रा में पाया जाता है और स्त्रियों में कितनी मात्रा में पाया जाता है उनके ब्लड में। तो पुरुषों के ब्लड में जो है आरबीसी की जो मात्रा होती है वो जो है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर पाई जाती है। मतलब जो इनकी संख्या होती है पुरुषों में आरबीसी की, वो 1 घन मिलीलीटर ब्लड में इनकी संख्या 50 से 55 लाख होती है। और स्त्रियों में जो होती है इनकी जो ब्लड में 1 ml मतलब 1 मिलीलीटर ब्लड में जो है स्त्रियों में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। तो कहने का मतलब पुरुषों में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है और स्त्रियों के ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से आप लाल रुधिर कणिका मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या यूरोथ्राइट्स के बारे में आप पूरी तरीके से डिटेल में जान गए हैं कि इसका कार्य क्या होता है, ये लाल क्यों होता है, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। चलिए देखते हैं WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं आप कह सकते हैं, या श्वेत रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं, या
वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स कह सकते हैं, या ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं, या श्वेत रुधिर कोशिकाएं कह सकते हैं। कहने का मतलब आप इसको जो है कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। आप श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलें, या श्वेत रुधिर कोशिकाएं बोलें, या WBC बोलें, या वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स बोलें, या ल्यूकोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो आप कभी भी ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये WBC के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं, बोला ही जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि WBC की किस तरीके का होता है, इसका कार्य क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं WBC जो, क्योंकि जितने भी रुधिर कोशिकाएं तो होती है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है। रुधिर कोशिकाएं 3 होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पे RBC तो हम बात कर चुके हैं। WBC ये कोशिकाएं होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। तो इनकी ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। केंद्रक युक्त, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। कहने का मतलब श्वेत रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, मतलब ये केंद्रक युक्त होती हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है रंगहीन। अब इसका नाम ही है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। श्वेत तो सफेद जो है कोई कलर तो होता नहीं है, मतलब रंगहीन होता है। सफेद जो है वो रंगहीन होता है, इसलिए इसका नाम आप कहीं भी व्हाइट ब्लड है तो समझ जाइएगा कि जो व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स होती हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होती हैं। तो इसलिए इसको श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है। और तीसरी चीज जो उसमें इसकी विशेषता होती है, इसकी जो बनावट होती है, वो अमीबा के कोशिकाओं की तरह जो है वो अनियमित आकार की होती है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा की संरचना किस तरीके से होती है आपने देखा होगा, ऐसे 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 रहता है, मतलब तो कोई इसकी एक निश्चित संरचना नहीं होती है। अमीबा एक मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। तो जिस तरीके से अमीबा कोशिका जो है अनियमित आकार की होती है, उसका कोई गोल स्वरूप नहीं होता है, वो कभी इधर फैल जाती है, कभी उधर फैल जाती है। इसी तरीके की श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो भी अनियमित आकार की होती हैं। नेक्स्ट है, ये रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करता है। कहने का मतलब अब यहीं पे आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, WBC हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं या जीवाणु प्रवेश करते हैं, भोजन के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, जो भी रोगाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन रोगाणुओं और या जीवाणुओं को जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारा शरीर जो है रोगाणुओं से रोगों से हमारा शरीर जो है वो बचा रहता है। मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, WBC करता है, मतलब श्वेत रुधिर कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। इसीलिए श्वेत रुधिर कोशिकाओं को प्रहरी या सैनिक कहा जाता है। मतलब श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो रोगाणुओं या जीवाणुओं का भक्षण करके नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर को जो है रोगों से बचा के रखती हैं। इसलिए श्वेत रुधिर कोशिकाओं को हम अपने शरीर का सैनिक या प्रहरी या बॉडीगार्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी संख्या। तो इनकी जो संख्या होती है वो चाहे स्त्री में हो या पुरुष में, ब्लड में इनकी संख्या जो होती है श्वेत रुधिर कोशिकाओं की वो होती है 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर। कहने का मतलब एक मनुष्य के ब्लड में जो है श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर पाया जाता है। मतलब एक मिलीलीटर ब्लड में जो इनकी मात्रा होगी वो 6000 से 10,000 तक होती है। तो इस तरीके से आप श्वेत रुधिर कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप पूरी तरीके से डिटेल में समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे इनके शब्दों पे ध्यान देते हैं कि ये शब्द क्या कहते हैं। पहली चीज क्या लिखा है, रुधिर लिखा हुआ है, ब्लड, ठीक है। दूसरी यहाँ पे लिखे प्लेटलेट्स। प्लेट का मतलब होता है तस्तरी। यहाँ पे प्लेट समझिए, प्लेट का मतलब होता है तस्तरी। इसका मतलब जो
प्लेटलेट्स होते होंगे, इनका जो आकार होता होगा, जो बनावट होती होगी वो तस्तरी के समान होती होगी, इसीलिए इसका नाम प्लेटलेट्स रख दिया गया है। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है थ्रोम्बोबिन, एक इंजेक्शन बनता है इसी थ्रोम्बोसाइट्स से। जब किसी का ब्लड ना रुक रहा हो तो उसको थ्रोम्बोबिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, तब उसका ब्लड का थक्का बन जाता है, जिससे उसका ब्लड बहना बंद हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बनावट किस तरीके की होती है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी जो बनावट होती है, उनकी बनावट उभय उत्तल। उभय उत्तल का मतलब ऐसे ऐसे, उभय माने दोनों तरफ, उभय माने इस साइड भी और इस साइड भी। इनकी जो बनावट होती है वो उत्तल होती है, मतलब उभरा हुआ होता है। कहने का मतलब प्लेटलेट्स की का जो दोनों तल होता है, प्लेटलेट्स का जो दोनों तल होता है, दोनों जो सरफेस होता है वो उभरा हुआ होता है। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे होता है। ये देखिए, इधर भी उभरा, इधर भी उभरा। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी जो बनावट होती है, इनका जो तल होता है दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है, इस तरीके से। यहाँ भी उभरा होता है, इधर भी उभरा होता है। और यहाँ पे भी मैंने बताया है प्लेटलेट, इसका नाम ही है, तो प्लेट मीन्स तस्तरी। इसकी जो बनावट होती है ये तस्तरी नुमा होती है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड का थक्का जमाना, मतलब ब्लड का स्कंदन करना, ब्लड कोगुलेशन करना। कहने का मतलब ब्लड को बहने से रोकना, ब्लड का थक्का बन जाए, जिससे कि ब्लड जो है बहने ना पाए। तो ब्लड का थक्का बनाने का काम क्या होता है, कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स करता है, रुधिर प्लेटलेट्स करते हैं ब्लड का थक्का बनाने का काम। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या इनकी कितनी होती है। तो इनकी जो संख्या होती है वो 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। किसी भी व्यक्ति के ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है वो 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति के ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि रुधिर क्या होता है, रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं एंड रुधिर प्लेटलेट्स। मैंने सबके कार्य बता दिए हैं, प्लाज्मा का भी कार्य बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रुधिर में ही पाया जाता है, ब्लड में ही पाया जाता है। तो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है ब्लड में और प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का तरल पदार्थ होता है, जिसमें जो है रुधिर कोशिकाएं वो तैरती रहती हैं। तो जो बहने वाला तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। जितना भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन है और जितना हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, जितने भी कार्बनिक या कार्बनिक यौगिक हैं वो सब जो है प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं और प्लाज्मा के द्वारा ही वो शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा है क्या। इसका प्लाज्मा जो है हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड भी तो क्षारीय होता है और ब्लड में ये पाया जाता है। इसका मतलब जो प्लाज्मा होता है वो भी क्षारीय होता है एवं निर्जीव तरल है, मतलब इसमें कोई सजीव नहीं होता है, मतलब इसमें कोई लिविंग ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रुधिर का लगभग 55%। जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का 55% पाया जाता है। जैसे मान लिया जाए 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 1 लीटर का 550 ml जो है वो प्लाज्मा होगा, बाकी 450 ml जो होंगे वो रुधिर कोशिकाएं होंगी, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स पाए जाएंगे। कहने का मतलब पूरे ब्लड का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, तरल होता है, जिसमें कि रुधिर कोशिकाएं तैरती हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा का 90% हिस्सा जो होता है वो जल होता है, बाकी जो 10% हिस्सा बचता है वो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है। तो कहने का मतलब जितना भी जो प्लाज्मा होता है उसका 90% हिस्सा जो है जल है
और बाकी जो 10% बचता है वो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब वो यौगिक होते क्या हैं, तो जैसे हम भोज्य पदार्थ खाए या पानी पिए या दूध पिए, कुछ भी जो हम खाते पीते हैं, तो वो सभी पचने के बाद ब्लड में जाता है और वो घुलता किस में है, तो वो जाके प्लाज्मा में ही जाके घुलेगा, क्योंकि लिक्विड वाली चीज लिक्विड में ही घुसेगी और प्लाज्मा होता है लिक्विड। तो जो लिक्विड चीजें जितनी भी जाएंगी वो जाएंगी किसमें, वो प्लाज्मा में जाएंगी। प्लाज्मा में घुल जाती हैं तो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल और रूधे प्रोटीन, जितने भी ब्लड के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड के, वो किस में घुले होते हैं, वो प्लाज्मा में घुले होते हैं। हार्मोन्स कहने का मतलब हमारे बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड्स, अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरीके के जितने भी हार्मोन्स निकालने वाले ग्रंथियां हैं और वो हार्मोन्स निकालती हैं, तो वो हार्मोन्स जो है ब्लड में जाता है और ब्लड के इसी प्लाज्मा में ही घुल जाता है और इसी प्लाज्मा के जरिए जो है शरीर की समस्त कोशिकाओं तक हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लूकोज सब कुछ पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। तो यदि आपसे कोई पूछे, ये एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे कि एंटीबॉडीज जो है किस में पाई जाती हैं, ब्लड के किस पार्ट में पाई जाती है, आरबीसी में पाया जाता है कि डब्ल्यूबीसी में कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज का काम होता है शरीर की रक्षा करना, मतलब रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने का काम एंटीबॉडीज का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है जैसे हम लोगों ने खाद्य पदार्थ खाया पिया, उसके बाद वो ग्लूकोज, वो खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद कुछ एमीनो जैसे अमोनिया वगैरह उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो उन उत्सर्जी पदार्थ भी प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं जैसे टाइलिन एंजाइम्स और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पानी की मात्रा, ताप नियंत्रण। तो प्लाज्मा क्या करता है, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को जो है वो तापमान को कंट्रोल करके रखता है, मतलब संतुलन बना के रखता है, ताकि हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर न तो अधिक होने पाए न तो कम होने पाए। तो जो पानी के नियंत्रण की बात हो गई और जो टेम्परेचर कंट्रोल की बात होती है वो प्लाज्मा कंट्रोल करता है। तो इतने सारे कार्य जो है प्लाज्मा के हैं। तो इस तरीके से आज का अपना ये रुधिर वाला पूरा जो था वो जो है कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि आप क्या करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता है। बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके बाद वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को पूरा देखा करें और दूसरों को देखने के लिए प्रेरित करें। और इस YouTube चैनल धीरज विश्वास टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्लास 10th या 12th तक का जितना भी पूरा सिलेबस है वो इस YouTube चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस यहीं पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ख़त्म हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।